अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू इट्स डी कोडेड। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और मेरी टुडे इन हिस्ट्री सीरीज़ आप लोगों को पसंद आ रही होगी। तो 14 जनवरी 1761 में पानीपत के मैदान में एक ऐसी जंग हुई जिसने बरसगीर की तारीख को हमेशा के लिए बदल के रख दिया। ये एक ऐसी जंग थी जिसने ये फैसला किया कि बरसगीर के ऊपर किसका राज होगा और आने वाले वक्त में यहाँ पे किसका सिक्का चलेगा। इस जंग का असर ना सिर्फ मकामी लोगों पर हुआ बल्कि इस जंग ने इंटरनेशनल लेवल के ऊपर पॉलिटिकल लैंडस्केप को रीडिज़ाइन कर दिया। दोस्तों, इमेजिन करें हिंदुस्तान का एक ऐसा दौर जब मरहटा सल्तनत अपनी बुलंदियों पर थी। एक दौर जो 18वीं सदी के वस्त में देखा गया जब उन्होंने मुगल सल्तनत के बीचों बीच अपनी साख्त और मजबूत हुकूमत का झंडा गाड़ दिया। पानीपत, जो कि दिल्ली से सिर्फ 93 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है, हिंदुस्तान की तारीख का एक अहम और फैसला कुन मैदान जंग रहा है। ये शहर पहले ही 2 मरतबा बड़ी और खौफनाक जंगों का गवाह बन चुका था, लेकिन 1761 में होने वाली तीसरी पानीपत की लड़ाई ने इस जगह को और भी ज़्यादा शोहरत दी। तो 18वीं सदी के वस्त में मरहटा एम्पायर ना सिर्फ अपने ख़ानदानी दुश्मनों पर गलबा हासिल कर रही थी बल्कि एक नए हिंदुस्तान का तस्वुर भी कर रही थी। एक ऐसा हिंदुस्तान जो उनकी हुकूमत के ज़ेरे साया होता। लेकिन इस सब के दौरान एक ऐसी जंग हुई जिसने सब कॉन्टिनेंट के पॉलिटिकल और पावर लैंडस्केप को हमेशा के लिए चेंज करके रख दिया। ये कहानी है पानीपत की तीसरी जंग की, जो सिर्फ एक मैदान जंग नहीं बल्कि सियासत, मज़हब और असर व रसूख का एक तज़ाद था। अगर इस जंग के बैकग्राउंड की बात की जाए तो 1758 में मरहटा एम्पायर ने अपनी कुव्वत का इजहार दिल्ली को फतह करके किया और मुग़ल सल्तनत को तकरीबन ख़त्म करके रख दिया। लाहौर से तैमूर शाह दुरानी को भगा दिया गया और मुग़ल सल्तनत सिर्फ एक नाम की हुकूमत बनकर रह गई। पेशवा बालाजी बाजीराव ने अपने बेटे विश्वास राव को हिंदुस्तान का एक बादशाह बनाने का ख्वाब देखा हुआ था, लेकिन मरहटा हुकूमत के इस तेज़ी से बढ़ते हुए असर रसूख ने उनके काफ़ी सारे दुश्मन भी पैदा कर दिए थे। उसी दौरान शाह वलीउल्लाह, जिनका असल नाम कुतुबुद्दीन अहमद था, जो कि 21 फरवरी 1703 में दिल्ली में पैदा हुए थे, वो एक मशहूर आलिम दीन, मुफक्किर और रिफॉर्मर थे। वो बरसगीर की बदलती हुई सियासत के ऊपर काफ़ी गहरी नज़र रखते थे और वो इस बदलती हुई सियासत को भांप गए और दीगर मुसलमान उलमा के साथ मिलके उन्होंने तैमूर शाह दुरानी के बाप अहमद शाह अब्दाली को अपील की कि वो मरहटों की इस बढ़ती हुई ताकत को रोकने का सद्देबाब करे। अहमद शाह अब्दाली, जो अफगानिस्तान का हुक्मरान था, वो एक मुतहर्रिक और दूरअंदेज सिपा सालार भी था। उसने इस अपील को फ़ौरन एक्सेप्ट कर लिया और जंग की तैयारियां शुरू कर दी। अहमद शाह अब्दाली ने एक अजीम लश्कर जमा किया जो कि रोहिला पठानों और नवाब शुजाउद्दीन दौला जैसे इत्तेहादियों पर मबनी था। अब्दाली का लश्कर ना सिर्फ कुव्वत में बड़ा था बल्कि उसकी आर्टिलरी का सिस्टम उस ज़माने में हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा मजबूत और सोफिस्टिकेटेड माना जाता था। उनके पास ऊँटों पर लदी हुई ऐसी मंजनीकें थीं जिनको जम्बुर्ग कहा जाता था। ये उस दौर की एक ऐसी टेक्नोलॉजी थी जो किसी भी मुखालिफ फ़ौज को सरप्राइज़ कर सकती थी और ये इस जंग के दौरान मरहटों के लिए एक बड़ा चैलेंज साबित हुई। अहमद शाह अब्दाली के पास एक वाज़ेह मकसद था और वो ये था कि हिंदुस्तान में अपनी सियासत और मज़हब के असर व रसूख को कायम करना। दूसरी तरफ सदाशिवराव भाऊ, जो कि मरहटा फ़ौज का सिपा सालार था, उसने भी अपनी फ़ौज को जंग के लिए तैयार करना शुरू कर दिया। मरहटा फ़ौज का शुमार उस वक्त के सबसे बड़े लश्करों में होता था। उनका मखसूस हदफ दिल्ली को कंट्रोल में रखना था और मुग़ल सल्तनत की काबिलियत को ख़त्म करना था। और यूं 14 जनवरी 1761 में पानीपत के मैदान में एक फैसला कुन जंग हुई। दोनों तरफ के लश्कर सुबह के वक्त आमने सामने आए। जंग की शुरुआत मरहटा आर्मी के आर्टिलरी से हुई, जिसमें उन्होंने रोहिला पठानों की बटालियन को भारी नुकसान पहुंचाया। इब्राहिम खान गर्दी, जो मरहटा आर्टिलरी का सरबराह था, उसने पहले ही वार फ्रंट पर अपना असर दिखाया। गर्दी तीर अंदाजों की फायरिंग ने दुश्मन की पहली सफ को पीछे धकेल दिया, लेकिन अहमद शाह अब्दाली की बैकअप स्ट्रेटजी और उनकी आर्टिलरी ने जंग का रुख चेंज करके रख दिया। उनकी ऊँटों पर लदी हुई मंजनीकों की फायरिंग ने मरहटा की इन्फेंट्री को एक तरफ धकेल के रख दिया और उनकी बैटल फॉर्मेशंस को तोड़ के रख दिया। सदाशिवराव भाऊ ने जब देखा कि उनके लश्कर की पहली लाइन गिर चुकी है तो वो खुद मैदान जंग में उतर आए। सदाशिवराव की लीडरशिप उस वक्त उसके लश्कर के लिए एक मिसाल साबित हुई, लेकिन जंग के दौरान उसका भतीजा विश्वास राव, जो कि मरहटा हुकूमत का एक शानदार उम्मीदवार माना जाता था, वो मारा गया। इस बड़े नुकसान ने मरहटा फौज के मोराल पर गहरा असर छोड़ा। सदाशिवराव भाऊ ने इसके बावजूद आखिरी सांस तक जंग जारी रखी, लेकिन जंग के दौरान वो भी मारा गया। अहमद शाह अब्दाली एक तजर्बाकार सिपा सालार था। उसके तजर्बे और उसकी मंजनीकों की वजह से ये जंग अहमद शाह अब्दाली ने जीत ली। ये जंग कई दिनों तक जारी रही, लेकिन जंग के बाद पानीपत का मैदान लाशों से भरा हुआ था। 70,000 से ज़्यादा मरहटा फौजी मारे जा चुके थे और कई लाशें धूप में पिघल चुकी थी।
احمد شاہ ابدالی نے جنگ جیت کر ہندوستان کے نقشے پر اپنی مہر لگائی، لیکن یہ مہر ایک ایسے علاقے میں تھی جو مختلف راجواروں اور ان کی خود مختاری سے بھرپور تھا۔ ہندوستان کے مسائل صرف جنگوں تک محدود نہیں تھے، یہ ایک متحرک سوسائٹی تھی جو ہر وقت تبدیلی کے دوراہے پر کھڑی رہتی تھی۔ مرہٹوں کے لیے یہ جنگ ایک عظیم شکست ثابت ہوئی جس نے ان کی قوت کے بنیادی تصور کو ہلا کے رکھ دیا، جس سے ان کا ایک متحدہ ہندوستان کا خواب ٹوٹ گیا۔ احمد شاہ ابدالی جو اس جنگ کا ہیرو بنا، ہندوستان کے اندر وہ ایک لمبے عرصے تک نہیں ٹک سکا، وہ اپنے علاقے کی سیاست اور جنگوں میں واپس چلا گیا اور ہندوستان میں اس کا نام صرف پانی پت کی جنگ کے تذکرے تک ہی محدود رہ گیا۔ اس جنگ کے نتیجے میں برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کو ڈیوائیڈ اینڈ رول کے تحت موقع ملا یہاں پر اپنی پوزیشن کو اور زیادہ مضبوط کرنے کا، اور یوں اگلی 8 دہائیوں کے اندر بر صغیر پر انہوں نے اپنی گرفت مضبوط کرتے ہوئے یہاں پر برٹش راج لگا دیا، جو کہ اپنے آپ میں ایک اور کہانی ہے جس کو آنے والی ایپیسوڈز میں ہم لوگ انشاءاللہ ضرور ڈسکس بھی کریں گے۔ آج بھی پانی پت کا میدان خاموش ہے، مگر اس کی خاموشی کے پیچھے ایک ایسی کہانی ہے جو ہندوستان کے ہر کونے میں سنائی جاتی ہے۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جو ہمیں یہ سمجھاتی ہے کہ سیاست اور اسٹریٹجی صرف جنگ کے میدان میں نہیں بلکہ ہر چھوٹے اور بڑے فیصلے میں اپنا اثر ڈالتی ہے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور اپنے فرینڈز اینڈ فیملی ممبرز کے ساتھ اس کو ضرور شیئر کریں۔ ملتے ہیں کل ایک اور انسائٹ فل ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔